हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके सामने फिर से एनटीए अभ्यास ऐप के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पे हमने क्यूरेट किए हैं। और इन क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है यदि आप ऑलरेडी अपना पूरा तैयारी जेईई मेन का कर चुके हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं या फिर जो आपने कर लिए हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स आप इन क्वेश्चंस की सहायता से सबसे कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये आपका पहला वीडियो है सीरीज का, तो आप हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का नाम है एनटीए अभ्यास सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन 2021। और इस प्लेलिस्ट में और भी सारे हमने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं। यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ढेर सारी हैं और डेली जो है सुबह हम इसको अपलोड करते हैं 7:30 से 8 के बीच में। तो आप जरूर इसे चेकआउट कीजिए इस वीडियो को, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक। और एक और मैं चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में से, और उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है या आपको किसी का कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप जरूर उसे एक सेपरेट नोटबुक में लिखते जाइए कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं आती हैं। लाइन से, ऑर्डर जरूरी नहीं है कि कौन सा चैप्टर वाइज लिखें इनको, आप रैंडमली लिखते जाइए किसी पेज पर। और उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें, अपनी कमियों को सुधारें, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में हो जाएगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है, इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 3 रॉड्स हैं जिनकी लेंथ एक समान है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक समान है और उनको ज्वाइन कर दिया जाता है एज शोन इन फिगर। द टेम्परेचर ऑफ 2 एंड्स T1 और T2 है। तो आपको बताना है एज वी मूव अलोंग द रॉड द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो बताना क्या है कि हमें K की जो वैल्यू है उनका रेशियो बताना है कि K की वैल्यूज में K1, K2, K3 में क्या रिलेशन होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे K की वैल्यूज के बीच में रिलेशन पूछा है। तो हम ये बात जानते हैं कि रॉड जो है ये 3 रॉड हैं, इनकी लेंथ एक समान है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक समान है और ये तीनों जो हैं ये सीरीज में लगी हुई है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर जो है T2 के बराबर है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K3। तो सीरीज में लगे होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो हीट है वो जितना हीट इसमें से जाएगा, जितना हीट करंट इसमें से जाएगा, उतना ही हीट करंट इसमें से जाएगा और उतना ही हीट करंट जो है इसमें से जाने वाला है। तो ये हीट करंट की जो वैल्यू है इन तीनों रॉड्स में जो है बराबर होने वाली है। और मैं हीट करंट की वैल्यू जानता हूँ लिखना। कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि dQ/dt जो होता है, dQ/dt इज इक्वल्स टू KA dt/dx। KA dt/dx के बराबर होता है कि जो हीट रेट का मैग्नीट्यूड होता है, KA dt/dx, KA dt/dx। तो अब जो है हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो dt/dx है, dt/dx वो क्या आपके पास स्लोप है, वो क्या आपके पास स्लोप है इस ग्राफ का। तो पहली वाली रॉड के लिए बात करूँ, पहली वाली रॉड के लिए जो स्लोप है वो कितना है, 30 डिग्री कह सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज 30 डिग्री। तो मैं पहली वाली रॉड के लिए लिखूंगा H1 इज इक्वल्स टू K1 एरिया A के बराबर और dt/dx जो है वो किसके बराबर है, 1030 के बराबर है, 1030 के बराबर है। ये H1 है, ये किसके बराबर है, H2 के बराबर। H2 का मतलब है कि इसमें करंट की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ मैं दोबारा से इस फॉर्मूले से, K2 × A × dt/dx, यानी इस रॉड के लिए जो स्लोप है, तो इसके लिए स्लोप देख सकते हैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड 1045 है। सो 1045 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इज इक्वल्स टू H3। H3 क्या है आपके पास, यहाँ पे स्लोप देखिए 1060 है, तो आप लिख सकते हैं K3 × A × 1060 डिग्री के बराबर। तो आपको यहाँ से एक अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन आपको मिल जाएगा, A कैंसिल आउट हुआ, K1 × 1030 यानी कि 1/√3 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3 × 1060 विच इज √3। अब यहाँ √3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा K1/3 इज इक्वल्स टू
K2 डिवाइडेड बाय, अच्छा √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो K1 इज इक्वल्स टू √3K2 इज इक्वल्स टू 3K3। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है और इनमें यही ऑप्शन आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो सीरीज में यदि रॉड्स लगी हैं तो ये इनमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है, हीट करंट जो है वो सेम होने वाला है, और हीट करंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि A dt by dx। तो यहाँ से हमने सबका dt by dx इस ग्राफ से निकाल लिया, K हमको सबका पता ही है, एरिया सबका समान है, सबका हीट रेट जो है बराबर कर दिया, H1 बराबर H2 बराबर H3 हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक, तो यदि डिफिकल्टी की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्राफ से स्लोप का इस्तेमाल करना था, ये फोरियर्स लॉ की इक्वेशन इस्तेमाल करनी थी, तो इसको 3 आप कह सकते हैं, 3 आउट ऑफ 5 इसको स्कोर दे सकते हैं। स्कोर का मतलब ये है, 5 रेटिंग का मतलब है कि जेई मेन, यदि मैं जेई मेन एग्जाम की बात करूं तो इसमें हार्डेस्ट क्वेश्चन को मैं 5 नंबर देता हूं और सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उसको 1 मार्क देता हूं, 1 नंबर देता हूं। तो ये 3 आउट ऑफ 5 इसको मिल जाते हैं, 3 आउट ऑफ 5, 3 रेटिंग है इसकी आउट ऑफ 5। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान ही था। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपको दिया है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बेंड ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ सर्कल ऑफ radius 50 cm when light of wavelength 3800 angstrom is incident on a barium emitter given that work function of barium is 2.5 electron volt, H की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है और M की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक बेरियम का टारगेट है और इस बेरियम के टारगेट पर एक फोटोन गिराए जाते हैं, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है 3800 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 38 एंगस्ट्रॉम हमारे पास वेवलेंथ है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेट्स से उनकी स्पीड v के बराबर होती है, तो मैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ये स्पीड v निकाल सकता हूँ। मैं लिखूंगा ½ × m × v², यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है इन इलेक्ट्रॉन्स की इज इक्वल टू hc/λ, hc/λ माइनस ऑफ φ0 माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आप यहाँ से v निकाल सकते हैं, कितना होगा। ठीक, हमें h दिया हुआ है, c दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और माइनस हमें φ0 करना है। और आप चाहें तो hc की वैल्यू जो है 12400 लिख सकते हैं, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आपको मिल गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप इसको जूल में बदल सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो आप एनर्जी को जूल में यदि कन्वर्ट करेंगे इस एनर्जी को, तो आपको ये आंसर स्पीड का मीटर पर सेकंड में मिलने वाला है। तो आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें फाइनल अल्टीमेट आंसर जो है टेस्ला में दिया है, ऐसा यूनिट में दिया है। तो यहाँ से हमने v निकाल दिया और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को, तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो होती है वो mv/qb के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे mv/qr के बराबर। आपको सारी वैल्यूज पता है, m आपको पता है, स्पीड यहाँ से निकाल लिया हमने, चार्ज हमको पता है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से r रेडियस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस सवाल को यदि रेट करने की बात आए तो इस सवाल को 3 रेट हम करेंगे, 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 जो है इसका रेटिंग है, इतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाना था हमें, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2m के बराबर है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एंड द पार्टिकल इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पीसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन। वन पार्ट कम्स टू रेस्ट, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द अदर पार्ट इज। तो ये आपसे सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए कि जो दूसरे फ्रेगमेंट द्वारा अटेन की गई है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से इस पार्टिकल को, जिसका मास 2m के बराबर है, फेंका जाता है 20√2 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल जो है कितना है, 45 डिग्री के बराबर। अब आप ये देखना चाहें कि कितनी देर के बाद इस ज़मीन पर गिरेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट यदि देखना चाहें, सो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाएगा 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। तो √2 से √2 गया, 0 से 0 गया, आपको मिल गया 4 सेकेंड।
यानी कि यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगेगा 4 सेकंड के बराबर लगेगा, यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगेगा वो 2 सेकंड के बराबर लगेगा। यानी कि 1 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहां पर रहा होगा, 1 सेकंड पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे रहा होगा। और मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करिए 20√2 के, एक हो जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी, एक हो जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकल में वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि पार्टिकल चाहे कहीं पर भी हो उसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। और 1 सेकंड पहले इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद मैं वेलोसिटी बता सकता हूँ कितनी हो जाएगी। मैं लिख सकता हूँ vy = uy + ay × t। तो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 20 वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10, टाइम लगा है 1 सेकंड के बराबर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इस पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड है एक्सप्लोजन से पहले। अब ये होता है एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड होने के बाद क्या होता है कि इनमें से 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स बनते हैं इक्वल मास के, और एक फ्रेगमेंट जो है इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाता है और दूसरा फ्रेगमेंट जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि तुरंत जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो 2 सेक्शन बन जाते हैं m और m के, और मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैं कंसर्न हूँ वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी हो जाती है vy के बराबर, और इसकी वेलोसिटी vy 0 के बराबर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कोलिजन की एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मास 2m इंटू वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना था 10 मीटर पर सेकंड के बराबर इज इक्वल टू एक मास m जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है y डायरेक्शन में, और दूसरा मास जो है उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं vy के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हुआ, vy की वैल्यू आपको मिल जाती है 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। यानी कि जो एक फ्रेगमेंट है वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ भागने लगता है, 20 मीटर पर सेकंड की तरफ स्पीड से भागने लगता है, और हम बता सकते हैं कि यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी है तो कितना मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ h max जो है उसकी, इस पार्टिकल का h max यहाँ से यदि आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं vy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी vy के बराबर है तो उसके द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेन जो है vy स्क्वायर बाई 2g के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10। सो 2 × 10 से 2 × 10 गया, आपको मिल गया यहाँ से 20 मीटर के बराबर। अब 20 मीटर जो हाइट है वो यहाँ से है, हमें मैक्सिमम हाइट आपसे पूछा है तो कोई मेंशन नहीं किया है, इनको मेंशन करना चाहिए था कि अपनी इस करंट पोजीशन से मैक्सिमम हाइट निकालना है या ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो आप ग्राउंड से यदि मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, यदि यहाँ से निकालना चाहें मैक्सिमम हाइट, तो आंसर आपका कितना आएगा 20 मीटर के बराबर। और यदि ग्राउंड से यदि हाइट निकालना चाहें ग्राउंड से, तो आप ये देख लीजिए कि 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ कितना दूर आ चुके हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें फॉर्मूला लगाऊंगा v² = u² + 2as। तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो चुकी है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ इसकी स्पीड कितनी थी 20² + 2 × -10 × s। तो यहाँ से आपको s की वैल्यू मिल जाती है 400 - 100 डिवाइडेड बाई 20, तो आपको मिल जाएगा ये 15 मीटर के बराबर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो यदि मैं यहाँ इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से यदि टोटल हाइट निकालना चाहूँ इस पार्ट की, तो कितनी हो जाएगी 15 + 20 = 35 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, h max फ्रॉम ग्राउंड यदि निकालना चाहें, h max फ्रॉम ग्राउंड = 20 + 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास 35 मीटर के बराबर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यदि मैं बात करूँ इसके डिफ़िकल्टी लेवल की, तो इसको आराम से 4 आउट ऑफ 5 आप दे सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें थी। यहाँ से पहले हमने 1 सेकंड में ये देखा कि कितनी इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होने वाले हैं, फिर उसके बाद हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, और मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद हमने फिर से एक इक्वेशन लगाई इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इसमें 3 बार इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया है, 3-4 बार, और 1 बार हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है। तो सवाल आराम से 4 आउट ऑफ 5 कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको दिया है
कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं A और B, दोनों का जो मास है वो 0.1 किलोग्राम के बराबर है, are attached to two identical massless springs. The spring mass system is considered to move inside the rigid, smooth pipe bent in the form of a circle. The pipe is fixed in a horizontal plane. Horizontal plane में ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है. The centers of the ball can move in a circle of radius 0.06 meter. Each spring has a natural length of 0.06 pi meter. तो ये रेडियस है और ये कितना है आपके पास पाई इंटू रेडियस के बराबर इन स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है. स्प्रिंग कांस्टेंट 0.1 न्यूटन पर मीटर है. Initially both the balls are displaced by an angle theta is equal to pi by 6 radian with respect to the diameter PQ of the circle as shown in the figure and released from the rest. Find the frequency of oscillation of the ball. तो यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक पाइप है, पाइप के अंदर स्प्रिंग लगा दी गई है. पाइप जो है हॉलो पाइप, हॉलो स्मूथ पाइप है सर्कुलर शेप का, और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो रेडियस आपको दिया है कितना, r इज इक्वल टू 0.06 मीटर या 6 सेंटीमीटर इसे कह सकते हैं, और स्प्रिंग्स की नेचुरल लेंथ है 0.06 इंटू पाई. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग्स हैं वो नेचुरल अपनी नेचुरल हैबिटाट में, नेचुरल पोजीशन में ऐसे 180 डिग्री सेंटर पे सबटेंड करती हैं. तो एक स्प्रिंग इस तरीके से लगी है, दूसरी स्प्रिंग इस तरीके से लगी है, और एक बॉल यहाँ पे अटैच्ड है और एक बॉल यहाँ पे अटैच्ड है. ठीक, इसका नाम है B और इसका नाम है A. अब हम एक बात जानते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है. मैं इसको पाई बाय 6 डिस्प्लेस करूं या पाई बाय 2 डिस्प्लेस करूं या कुछ भी डिस्प्लेस करूं, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता. बस वहां पे फोर्स या टॉर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए. बस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में थीटा एंगल नहीं आता है. तो अब बात करें इसके ऑसिलेशन की कि कैसे ये ऑसिलेट करेंगे. ये हमारे पास दो बॉल्स हैं. अब मैं मान लीजिए इसको डिस्प्लेस कर देता हूं, इसको भी यहां से, इसको भी यहां से डिस्प्लेस कर देता हूं बहुत ही स्मॉल एंगल थीटा से. मैंने एंगल थीटा और थीटा यहां पे इनको डिस्प्लेस कर दिया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया है. तो आप ऊपर वाली स्प्रिंग को देखिए, ऊपर वाली स्प्रिंग में कितना जो है कॉन्ट्रैक्शन आएगा. आप कह सकते हैं कि 2 इंटू आर इंटू थीटा के बराबर ये टोटल कंप्रेशन ऊपर वाली स्प्रिंग में आएगा. देखिए r इंटू थीटा यहां से कम हुई लेंथ, r इंटू थीटा यहां से कम हुई लेंथ, तो टोटल 2r थीटा के बराबर लेंथ हमने कम कर दी है. तो टोटल फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगी ऊपर वाली वो कितना होगा आपके पास, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, हो जाएगा आपके पास 2r थीटा इंटू k, और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा इसके ऊपर कितना 2r थीटा इंटू k. ये फोर्स लगेगा ऊपर वाली स्प्रिंग की वजह से. सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि नीचे वाली स्प्रिंग को मैंने r थीटा के बराबर ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया है और यहां से भी r थीटा एक्सटेंड कर दिया है. तो टोटल लेंथ जो बढ़ चुकी है नीचे वाली स्प्रिंग की, दैट इज आल्सो 2r इंटू थीटा. तो मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड पोजीशन में है तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, तो फोर्स नीचे की तरफ एक और लग रहा होगा, एक और फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ 2r थीटा इंटू k के बराबर, और इस पर भी फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ 2r थीटा इंटू k. तो मैं कह सकता हूं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 2r थीटा k, और 2r थीटा k 4r थीटा k के बराबर. तो यहाँ पे इस बॉल के बारे में देखिए, इस पे फोर्स लग रहा है 4r थीटा इंटू k, और मैं कह सकता हूं इस फोर्स का टॉर्क इस सेंटर के अबाउट कितना आएगा, टॉर्क इस सेंटर के अबाउट आएगा k इंटू 4r इंटू थीटा इंटू r. ये टॉर्क है, इज इक्वल टू आई अल्फा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा अल्फा. तो यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है 4k थीटा डिवाइडेड बाय m, और ये जो क्वांटिटी है किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है. तो ओमेगा स्क्वायर आपको मिल गया 4k बाय m, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4k, दोबारा लिख दिया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k बाय m. और आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा,
which is 4k by n. So 4 into 0.1 divided by 0.1, तो ये 1/2 पाई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई। 0.1 से 0.1 गया, 2 आपको मिल जाएगा यहाँ से ऊपर, तो 2 से 2 चला गया, आपको आंसर मिल जाएगा 1/π हर्ट्ज के बराबर। सो 1/π हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये पूरा सिस्टम जो है ऑसिलेट होगा, ये भी ऊपर नीचे होगा और ये भी ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक, समझ में आया आपको? तो इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इससे पहले इसको रेटिंग दे दिया जाए। तो ये सवाल जो है पहले IIT में आ चुका है और इस सवाल को हम रेटिंग दे सकते हैं 4 के बराबर, 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज ये दिखने में थोड़ा सा स्कैरी था सवाल, लेंथ इसकी वर्डिंग ज्यादा है, वर्ड ज्यादा है, थोड़ा सा डरावना हो जाता है सवाल। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। A body moves in a circular path of the radius r with deceleration so that at any moment of time its tangential and normal acceleration are equal in magnitude। तो यहां देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, और मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके पास एक एक्सेलरेशन है जिसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और किसी भी इंस्टेंट पे बात करें तो किसी भी इंस्टेंट पर जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, दैट v dv by dt ये स्पीड में चेंज होने का रेट है, और हम जानते हैं कि स्पीड जो है कम हो रही है, इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव होने वाली है। देखिए dv का मतलब है स्मॉल चेंज इन स्पीड, और स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब चेंज नेगेटिव होगा। तो मैं कॉम्पनसेटरी माइनस साइन लगाऊंगा जिससे ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है माइनस साइन लगाने का। आपने देखा होगा कई कई सवाल में बीच में माइनस ले आते हैं, बताते नहीं है क्यों लगाया माइनस। तो वो इसलिए होता है कि मैं इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, बिकॉज चेंज वेलोसिटी में नेगेटिव है, स्पीड में चेंज नेगेटिव है। तो यहाँ dv का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव हमने लगा दिया, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। और ये किसके बराबर मैं लिख सकता हूं, v स्क्वायर बाय r के बराबर, v स्क्वायर बाय r के बराबर। अब ये बेटा dv बाय dt जो है इसे लिखा जा सकता है v dv बाय ds के, इसको हम लिख सकते हैं ये भी v dv बाय ds। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमें नेगेटिव लगाना होगा। तो आप देखिए बेटा यहाँ से v से एक v कैंसिल आउट हो गया, और आपको क्या मिल जाएगा, v वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ ले जाएंगे, v वाली टर्म्स को एक साथ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ds अपॉन r, माइनस ऑफ ds अपॉन r। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, जब डिस्टेंस उसने 0 के बराबर कवर किया था तब उसकी स्पीड कितनी थी, v0 के बराबर। और आपको दिया है कि वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी मान लीजिए एज डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद v के बराबर हो जाती है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन होता है ln v, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा ln v माइनस ln ऑफ v0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ s अपॉन r। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। तो यहाँ मिलेगा आपको ln ऑफ v बाय v0, और ये मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ s अपॉन r। तो यहाँ से भी एक और प्रॉपर्टी होती है log की, इसका बेस log का e है तो उसे ln कहा जाता है। तो log ऑफ बेस e v अपॉन v0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ s अपॉन r। तो इसको लिखा जा सकता है v अपॉन v0 इज इक्वल टू e इज रेज टू द पावर माइनस ऑफ s अपॉन r। ये एक प्रॉपर्टी होती है log की। यहाँ से आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू v0 e रेज टू द पावर माइनस s अपॉन r। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, v इज इक्वल टू v0 e रेज टू द पावर माइनस s अपॉन r। अब आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसको दिमाग में रखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है। ये ग्राफ आपको काइनेमेटिक्स में मिल रहे हैं, आपको ये ग्राफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा जो चैप्टर है उसमें मिलेगा आपको ये, और SHM में मिलता है, वेव्स में मिलता है ग्राफ। मतलब ऑलमोस्ट 70% चैप्टर्स ऐसे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ग्राफ्स मिलते हैं। 70-80% जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें इस तरह के ग्राफ आते हैं, इस तरह की इक्वेशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो इस सवाल की रेटिंग की बात करें,
सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसको हम 3 रेटिंग दे सकते हैं, 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमें बस एक इक्वेशन लगानी थी और इसको इंटीग्रेट करना था। 3.5 दे सकते थे, बट 0.5 का लफड़ा नहीं है, तो 3 हम इसको देते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है A stone is projected from a point on the ground in such a way so as to hit a bird at a height of 3h and could attain a maximum height of 4h above the ground। तो ये सवाल हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं और पार्टिकल के साथ क्या सीन है कि मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर सकता है वो 4h के बराबर है। 4h के बराबर ये हाइट अटेन कर सकता है मैक्सिमम, और ये इस तरीके से फेंका गया है कि 3h हाइट पर जो एक बर्ड बैठी हुई है, 3h हाइट पर जो बर्ड बैठी हुई है उसको हिट करते हुए जाता है, उसको छू कर निकल जाता है। ये पार्टिकल यहां से चलता है और ये 3h पर बैठी हुई बर्ड को टच करते हुए मैक्सिमम हाइट 4h तक पहुंच जाता है। तो हम इस दिए हुए इंफॉर्मेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं? तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि मान लीजिए इस पार्टिकल की 2 वेलोसिटी हैं, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में vy। ux कह दीजिए, ux और uy इसकी वेलोसिटी है। तो मैं यहां और यहां के बीच में मैं जानता हूं हाईएस्ट पॉइंट पे जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो मैं यहां से और यहां के बीच में लगा सकता हूं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा that final speed का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एक्सेलरेशन माइनस g इंटू हाइट कितनी है 4h। तो आपको uy की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 8gh के बराबर। तो ये स्पीड कितनी रही है, अंडर रूट ऑफ 8gh। ठीक, ऐसे ही आप यहां से और यहां के बीच में लगा सकते हैं कि यहां पर मैं मान लेता हूं स्पीड जो है v के बराबर हो जाती है। तो मैं यहां से और यहां के बीच में लगा सकता हूं, क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि ये इनिशियल मोमेंट है, फाइनल मोमेंट है, फाइनल स्पीड 0, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी जिससे हम हाइट h ऊपर चले जाएं। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2gh। तो यहां से यहां अंडर रूट 8gh से स्पीड अंडर रूट 2gh हो चुकी है, अंडर रूट 2gh से स्पीड जो है 0 के बराबर हो चुकी है। अब आप देखिए यहां से यहां जाने का जो टाइम है और यहां से यहां जाने का जो टाइम है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज बाद में वो काम आएगा। तो यहां से यहां का टाइम जो है आप निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। सो फाइनल वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80 अंडर रूट ऑफ 8gh माइनस g इंटू टी। ये आपको टाइम मिल गया, टाइम t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8gh यानी कि 2 रूट 2 इंटू 2gh, यही आएगा 4 दुनिया, ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू 2gh और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे g के बराबर। तो यहाँ से टाइम आपको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ 2h बाय g के बराबर। तो इतना टाइम आपको मिल चुका है यहाँ से यहाँ जाने का, और आप यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल सकते हैं सिंपली। ये भी कितना आएगा टाइम आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2h बाई g के बराबर। तो यहाँ से यहाँ t बराबर 0 टाइम लगा, t बराबर 0 से स्टार्ट किया है उसने, तो t बराबर t पे यहाँ पहुंच जाता है और t बराबर 2t पर यहाँ पहुंच जाता है। और हम इतना जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है सेम स्पीड होती है, और जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगता है उतना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t लगा है, तो यहाँ से आने में टाइम कितना लगेगा, t के बराबर। तो इतनी बात हमें यहाँ पे समझनी होगी, क्या क्या हमने निकाल लिया है कि यहाँ से यहाँ जाने में जो समय है उतना ही समय यहाँ से यहाँ जाने में है और उतना ही समय यहाँ से यहाँ जाने में है। ठीक बात। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि इफ एट इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब जैसे हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे t बराबर 0 पे ये यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बर्ड जो है ये भी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देती है 10 मीटर पर सेकेंड से t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पे ये बुलेट जो है, ये पार्टिकल जो है यहाँ है, बर्ड जो है यहाँ है, और 10 सेकंड में कहते हैं कि ये इसको यहाँ पे आके हिट करता है, ये इसको यहाँ पे आके हिट करता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना समय यहाँ से यहाँ आने में लगा है उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लग चुका है। समझ में आई बात। तो जितने समय में यहाँ से ये यहाँ पहुंचता है उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुंचता है, और ये जो पार्टिकल है ये इस बर्ड को यहाँ पे हिट कर देता है।
तो अब देखिए बेटा, यहां से यहां मुझे टाइम मिल चुका है, तो मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा आपके पास, ux इंटू टी। यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल सकता हूं ux इंटू टी, और यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल सकता हूं ux इंटू टी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां का जो टाइम है वो किसके बराबर है, टी और टी 3t के बराबर। और इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है, मैं कह सकता हूं uxt 2 टाइम्स ux इंटू टी डिवाइडेड बाय कितना है ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 5 बार चला गया, और ux की वैल्यू आपको मिल जाती है 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो यहां से आपको स्पीड मिल जाती है ux की वैल्यू। अब इस सवाल में ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं, यदि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो रखी है तो बहुत ही कम समय लगने वाला है इनको, इन कैलकुलेशंस को करने में। आप डायरेक्ट ये चीजें देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में समय है, वही समय यहाँ से यहाँ जाने में है, वही यहाँ से यहाँ जाने में है, और स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अंडर 3 मिनट्स। तो इस सवाल को रेटिंग दी जाती है 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एक ऑब्जर्वर है और एक व्हीकल है, बोथ स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है respectively. There is a 2 kilogram block on the floor of the vehicle and the coefficient of friction is 0.3. यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 के बराबर है between the surface. Then the work done by the frictional force on the 2 kg block observed by the running observer during the first 2 seconds of the motion. तो हमें वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किस फ्रेम में, इस मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मूविंग पर्सन के ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में हमें वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कीजिए कि इस ट्रॉली और इस ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है, और फ्रिक्शन कितना है, और वो स्टैटिक है या काइनेटिक है, ये इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है या इसके साथ साथ चल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सो मैं इस 2 kg ब्लॉक की बात करूं, 2 kg ब्लॉक ये रखा है ट्रॉली के ऊपर। ट्रॉली चल रही है आगे की तरफ, ट्रॉली चल रही है आगे की तरफ, तो इसको आगे ले जाने में मदद कर रहा होगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, विच इज 0.3 इंटू 2 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 26 न्यूटन के बराबर। यानी कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना हो सकता है, 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है ब्लॉक फ्रिक्शन के द्वारा, लेकिन इसको सिर्फ चलाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये है बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज लेस देन एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इसका मतलब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ट्रॉली और ये ब्लॉक, दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये ब्लॉक जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है। हमें फ्रिक्शन फोर्स जो है निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो इसके ऊपर लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 4 न्यूटन के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें वर्क डन निकालना है इसके फ्रेम में। तो आप देखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द मैन यदि हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू मैन इस कार्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 5 है इस तरफ, 2 है इस तरफ, तो नेट इनका कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस कार्ट का आपको मिल जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक का आपको मिल जाएगा। और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये कितने 2 सेकंड में कितना कहा है, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इज 3 टाइम t का स्क्वायर। तो 2 से 2 चला गया, आपको मिल गया यहाँ पे 6 मीटर के बराबर। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है कि इस आदमी के फ्रेम में कितना ये डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ से आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 6,
और ये सब माइनस में है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24 जूल, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आंसर क्या आएगा आपका -24 जूल के बराबर। ठीक, सवाल अच्छा था। यहाँ पे पहले हमें देखना था कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग है या नहीं, उसके बाद इसके फ्रेम में हमें एक्सेलरेशन निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। तो सवाल को 4 रेटिंग दी जा सकती है, 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है एक सिलेंडर है जिसका मास m के बराबर है और लेंथ l के बराबर है, रेडियस r के बराबर है, has 2 cords wound around it with their ends attached to the ceiling as shown in figure. The cylinder is held horizontally with the 2 cords vertically. When the system is released from rest, the linear acceleration of the cylinder as it falls. तो इस सिलेंडर का मैं डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ से यदि कोई इन सिलेंडर्स को देखेगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं, और इस सिलेंडर के यहाँ से 2 स्ट्रिंग्स आपको दिखेंगी, और इन स्ट्रिंग्स में टेंशन मैं मान लेता हूँ T के बराबर है। तो यहाँ भी टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है, कह सकते हैं सिमेट्री से। तो यहाँ टेंशन जो है 2T आपको यहाँ पे मिलने वाली है, समझ गए? एक टेंशन T और इसके पीछे एक और रस्सी है, उसमें टेंशन T। तो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू 2T। इसके सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, और यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं नीचे की तरफ है a/c/m। तो मैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगा सकता हूं, mg माइनस 2t इज इक्वल टू m इंटू a/c/m, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में टॉर्क की लिख सकता हूं कि इस mg का टॉर्क तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेंशन का टॉर्क इसके ऊपर आ रहा होगा, सेंटर के अबाउट इसको जो रोटेट कर रहा है। तो यहां लिखूंगा मैं 2t इंटू r इज इक्वल टू I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का mr²/2 है, इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। और हम एक बात और कह सकते हैं, बिकॉज ये रस्सी से बंधा हुआ है अच्छे से, तो कोई भी स्लिपिंग सिलेंडर के और रस्सी के बीच में नहीं है, तो स्लिपिंग की कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, नो स्लिपिंग की कंडीशन, A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, ACUM, इक्वेशन नंबर 3। अब इन इक्वेशंस को आपको करना है सॉल्व। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करें तो आपको मिलता है 2t इज इक्वल टू ma/2 के बराबर। तो टेंशन T आपको मिल जाता है, 2t की वैल्यू जो है ma/2 के बराबर आपको मिल जाती है। ये वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा mg माइनस ऑफ ma/2 इज इक्वल टू m इंटू a। तो 3ma/2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा mg, और यहां से आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2g/3। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 2g/3 आपको मिल जाता है। इस सवाल में देखें तो हमने 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल किया है, और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने एक्सेलरेशन निकाला है। वैसे बहुत बार मैं कर चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस, तो मुझे आसान लगा ये, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना था। तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 जो है रेटिंग हम दे सकते हैं 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया है अ थिन नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड चार्ज 2 into 10 to the power -2 कूलम एंड रेडियस दिस प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। A non-uniform radial magnetic field V naught r cap exists in this space, where V naught is this much, r cap is unit vector in the radially outward direction. The disk is set in motion with an angular velocity of this much radian per second about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, as shown in the figure. At what value of x the disk will lift off from the surface? तो ये डिस्क हवा में उड़ जानी चाहिए, तो हमें बताना है कि कितना ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए या एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस सवाल को इसलिए लिया गया है कि इस सवाल में जो कॉम्बिनेशन है डिस्क का और चार्ज के रोटेशन का, मैग्नेटिक फील्ड का, वो थोड़ा सा यूनिक है। तो आई थॉट कि आपको ये आना चाहिए। पूरा सवाल तो भले ही इतना रेलेवेंट नहीं है जेईई मेंस के लिए, यदि आप 100% स्कोर करने की बात नहीं कर रहे हैं तो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी अच्छा है। तो ये देखिए आप, तो ये आपके पास है एक डिस्क, और डिस्क जो है रोटेट हो रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा।
डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क का सेंटर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट, हर जगह बी नॉट आर कैप के बराबर जो है आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है, इस तरीके से। तो यदि मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे एक रिंग फॉर्म में एक एलिमेंट है हमारे पास, और इस एलिमेंट का जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूं यहां से x के बराबर है, और इसकी जो थिकनेस है वो किसके बराबर है, dx के बराबर है। तो इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या वो चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि Q अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, इतना चार्ज जो है इस एलिमेंट पर आपको मिलने वाला है। और क्योंकि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, तो कह सकता हूं कि ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंटल रिंग जो है, ये भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। तो इस एलिमेंट के रोटेट होने से एक करंट यहां पे डेवलप होगा, और उस करंट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू डी आई इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहां पे चार्ज कितना है dq डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से इसे लिखा जा सकता है, dq की वैल्यू है q अपॉन, ये पाई से पाई हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2q इंटू एक्स dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपके पास dq की वैल्यू है, और नीचे आपके पास है 2 पाई और आपके पास यहाँ है ओमेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो छोटा सा करंट इस एलिमेंट में आपको मिल जाता है q x ओमेगा dx डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, छोटा सा आपको डी आई की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब यहां पे देखिए आप कि एक छोटा से एलिमेंट की यदि बात करूं, एक छोटे से एलिमेंट की बात करूं कि छोटा सा एलिमेंट dl वेक्टर यहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर टू इट है, बी नॉट इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूं IL क्रॉस बी जो है, IL क्रॉस बी, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया है dl का डायरेक्शन, dl ए इसमें ओमेगा इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस तरफ होने वाला है dl वेक्टर, यानी करंट इस तरफ होगा। तो dl वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ है। सो dl क्रॉस बी यदि देखें तो किसी छोटे से एलिमेंट पर जो लगने वाला फोर्स है वो बाहर की तरफ होने वाला है। तो इस एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट की तरफ ऊपर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ। तो ये इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है टोटल, मैं लिख सकता हूं कि वो छोटा सा फोर्स होगा dF इज इक्वल टू I इंटू इस पूरी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 पाई x के बराबर IL इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास B नॉट के बराबर। तो ये फोर्स जो है इस एलिमेंटल रिंग के ऊपर आपको मिल जाता है। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर दें, डी आई है यहाँ पे करंट, तो आपको मिल जाएगा dF इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू बी नॉट, और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा qx ओमेगा dx डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे जितनी टर्म्स आप कैंसिल आउट कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और बस यही है। सो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बी नॉट बाहर आ गया, क्यू ओमेगा बाहर आ गया, क्यू ओमेगा बाहर आ गया, क्यू ओमेगा बाहर आ गया, आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये आपके पास df के बराबर है, यानी कि एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स है, और इसको आप यदि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, यहां पे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके f यानी टोटल फोर्स, और x की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R, तो ये आपको टोटल फोर्स मिल जाने वाला है। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल R तक r³ 3 के बराबर मिलेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर
आर स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा आपको क्यू ओमेगा, और यहाँ मिलेगा आपको आर क्यूब बाई थ्री, ठीक, आर क्यूब बाई थ्री। और ये किसके बराबर है? टोटल फोर्स एफ के बराबर है। और ये लिफ्ट कराने के लिए, इसको लिफ्ट कराने के लिए ये mg के बराबर होना चाहिए, mg के बराबर ये वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देखिए आर स्क्वायर को यहाँ पे मैं दो पावर्स को हटा सकता हूं, तो आपको मिल जाएगा 2b0 क्यू ओमेगा बाई 3 इंटू आर इज इक्वल टू mg आपको मिल जाता है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3mg डिवाइडेड बाई 2b0 क्यू इंटू आर। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सारी वैल्यूज जो है पुट करके देखिए क्या आता है। 3 मास कितना है आपके पास? 2 किलोग्राम, जी कितना है? 10 के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी नॉट की वैल्यू जो है, बी नॉट की वैल्यू है 10 टेस्ला के बराबर। चार्ज कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ऊपर 100 पहुंच जाएगा। और रेडियस जो है वो कितना है? रेडियस इज 1/6, रेडियस इज 1/6। इसको सॉल्व करिए। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से गया 3 बार, और 3 और 3 कितना हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये आपको मिल जाती है ओमेगा की वैल्यू। तो आपको आंसर मिल जाएगा ओमेगा x इंटू 10 टू द पावर 2 की फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आंसर हमारा आ जाएगा 9 के वैल्यू, ठीक। तो ये सवाल जो है 5 आउट ऑफ 5 आप इसे कह सकते हैं। तो यदि ये सवाल आता है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है ये डेफिनेटली। यदि आपने करा नहीं है, कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में यदि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है एक घूमती हुई डिस्क के, तो डिस्क हवा में उड़ने लगती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस, इसमें से कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है हमने कराया था। 5 आउट ऑफ 5 इसको डिफिकल्टी लेवल हम देते हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन। इसके बाद अगले सेशन में हम करेंगे और भी ज्यादा नए यूनिक क्वेश्चंस, जिनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।